Assalamu alaikum. I am Tahira Abrar, a lecturer visual impairment from Government Training College for the Teachers of Blind Lahore. Today's our topic is problem solving method. It is from chapter number 2 and the topic is 2.2.4 problem solving method. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है और इसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की डेफिनेशन करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं अपनी सोसाइटी की और एजुकेशन की। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरी दुनिया में, एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी सोसाइटी में आने वाले तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के काबिल हो सके और वो इन तमाम मुश्किलात को हल कर सके सक्सेसफुली। अब ये है कि जो भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात को हल करने के लिए ज़रूरी होता है कि इंसान जो है वो एडिक्वेटली एक्विप्ड हो, यानी उसके पास वो तमाम ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जो वो इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल कर सके। और वो ज़रूरी जो चीज़ें जो हैं वो है रिफ्लेक्टिंग पावर और रीज़निंग पावर, प्रॉपर रीज़निंग। उसके पास प्रॉपर रीज़निंग होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग पावर होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ना सिर्फ हमें सोसाइटी में फ़ेस करने पड़ते हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम्स तो हमें इंसान को शुरू से ही बहुत कम उम्र में ही स्कूल जाने लगता है तो वहाँ से उसकी डेली लाइफ में इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो पजलिंग सिचुएशंस जो हैं वो उसका सामना उसको करना पड़ता है। और फिर ये है कि ये प्रॉब्लम्स वक्त के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं और फिर ये बहुत, अगर इनको सॉल्व ना किया जाए तो बहुत ही डरावनी सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ज़रूरी है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और इंसान को ये तरीका आता हो कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को फेस करे, उनको सॉल्व करे, उनके हल निकाले, बजाय इसके कि उनसे खौफज़दा हो या उनसे भागता रहे या उनसे परेशान हो। वो सक्सेसफुल लाइफ उसी सूरत में गुजार सकता है कि जब वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेगा। हाँ, अगर वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा तो एक बहुत ही खौफनाक सूरत में उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की सलाहियत मौजूद हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड शुरू से ही बच्चे में एक ऐसी सलाहियत पैदा कर देता है कि जिसके ज़रिए से उसके अंदर एक एबिलिटी, एक क्रिएटिविटी, एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसी सेल्फ डिपेंडेंट चीज़ आ जाती है कि वो अपने तमाम जो आने वाले मसाइल हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो कि बढ़ के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनको वो शुरू से ही कंट्रोल कर लेता है, उनके हल निकाल लेता है। हम ये देखते हैं कि इंसान जो है वो पहले से ही मतलब आप ये देखें कि इंसान, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। ह्यूमन बीइंग्स, हर इंसान चाहता है, उसके जहन में कुछ सवालात होते हैं, उन सवालात के जवाबात चाहता है, जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस चाहता है। और फिर ये ज़रूरी है कि उसकी इस क्यूरियोसिटी की सेटिस्फेक्शन हो और उसके जो सवाल हैं उनके जवाब भी दिए जाएं। जब उसकी इस सवालों को जवाब मिलेंगे और उसकी क्यूरियोसिटी की सेटिस्फेक्शन भी होगी तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ वो जा रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ वो जा रहा होगा। एक तरह से उसकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे होंगे। और जब वो अनसेटिस्फाई होगा और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकेगा और जो उसके जहन में सवालात आते हैं उनके जवाब नहीं उसको मिलेंगे, तो तो फिर उसकी जो एक जब उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और तो उसमें ये एबिलिटी भी पैदा नहीं होगी कि किस तरह से वो चीज़ों को हल कर सकता है। अब एक टीचर जो है वो उसको गाइड कर सकता है कि किस तरह से उसने अपनी छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनको हल करना सीखना है। और जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है, दिस इम्प्लाइज दैट वी मस्ट टीच देम हाउ टू थिंक and reflect, that they are able to apply this to a vast number of varied problem situations. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस निकाल सके जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके बहुत से प्रॉब्लम सामने बहुत से डेफिनेशंस सामने आती हैं। बहुत से लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है और हम डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं तो जोकम सिम्पसन जो है उसको डिफ़ाइन करता है कि अ प्रॉब्लम अकर्स इन अ सिचुएशन इन विच अ फेल्ट डिफ़िकल्टी टू एक्ट इज़ रियलाइज्ड। अ प्रॉब्लम अकर्स इन अ सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम जो है वो एक ऐसी सिचुएशन में आता है इन विच अ फेल्ट डिफ़िकल्टी, कि कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो महसूस की जाती है, टू एक्ट इज़ रियलाइज्ड, कि कोई डिफ़िकल्टी जो है वो महसूस की जा रही है कि उस पर एक्ट नहीं हो सकता। और फिर ये जो रियलाइजेशन होती है कि एक डिफ़िकल्टी, ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है और फिर ये डिफ़िकल्टी जो है वो क्लियरली मौजूद होती है। और फिर जो थिंकर होता है जिसको ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही होती है, जो फेस करना पड़ रही होती है, वो इसको रिकग्नाइज करता है। इट मे बी प्योरली मेंटली भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। और ये जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ये एक चैलेंज होती है। इसके अलावा हम एक और डेफिनेशन गेट्स की देख लेते हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट फॉर एन इंडिविजुअल व्हेन ही हैज़ अ डेफिनेट गोल he can't reach by the behavior pattern which he already has available। अब ये कि प्रॉब्लम जो है किसी भी पर्सन को, किसी इंडिविजुअल को जब कोई प्रॉब्लम पेश आती है और वो उसका एक डेफिनेट गोल होता है, उसने अचीव करना होता है, लेकिन उस अचीवमेंट में उसको एक प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी सामने आ जाती है और उस गोल तक वो बंदा पहुंच नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो एक ख़ास स्पेसिफिक बिहेवियर, टिपिकल बिहेवियर के ज़रिए से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, विच ही ऑलरेडी हैज़ अवेलेबल, कि जो भी उसके पास एक बिहेवियर है वो उसी के ज़रिए से उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता। अब बात नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि वेस्ले थिंक्स दैट द प्रॉब्लम मेथड में बिकम अ सेमिनार मेथड। ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये तो अब तो सेमिनार मेथड बन चुका है और ये बहुत ही एक अच्छा मेथड है जिसके ज़रिए से स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ जो है वो पैदा की जा सकती है। अच्छा जी, आगे अगर हम चलें तो डीवे जो है, डीवे क्या कहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग जो है उसके वो बताते हैं कि 4 टाइप्स की जो थिंकिंग है, जो फेज होते हैं ना थिंकिंग के, वो 4 टाइप्स के हैं। तो हम फिर समझ पाएंगे कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है। तो सबसे पहला जो फेज़ है, एट फर्स्ट लेवल इट इज़ जस्ट आइडल फैंसी और डे ड्रीमिंग। तो सबसे पहला जो लेवल होता है वो है डे ड्रीमिंग, जो हम आमतौर पर दिन में ख्वाब देख रहे होते हैं जागती आंखों से। और ये इतने पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सीक्वेंस में होते हैं, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है विदाउट कंटिन्यूटी नहीं होती, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सीक्वेंस जो है उसमें ये नहीं होते। और एनीथिंग में फिट अक्रॉस द माइंड, जहन में कोई चीज़ फिट हो जाती है और हम दिन में ख्वाब देख रहे होते हैं जागती आंखों से। द सेकेंड लेवल जो है वो है जैसे इमेजिनेटिव स्टोरीज और इंसिडेंट्स होती हैं जिन पे हम कुछ हद तक कुछ उनको कबूल कर रहे होते हैं, और कुछ मे बी कुछ एक्सेप्टेड एज फैक्ट्स और ट्रुथ्स। फिर उसके बाद जब थर्ड लेवल पे बात आती है तो थर्ड में वो प्रेजुडिसेस हैं, सुपरस्टिशंस हैं, बिलीफ्स हैं, जो कि लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं अनक्रिटिकली और विदाउट रेडिएशन रैशनल एनालिसिस। उसके बाद जो चौथे नंबर पर आते हैं वो है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, और वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। अब जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, बोसिंग हैज़ स्टेटेड द एसेंशियल्स ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। बोसिंग जो है वो कहता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के लिए जो एसेंशियल्स हैं वो क्या क्या हैं। वो कहता है कि जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज़, ये फॉलोइंग एबिलिटीज़ जो हैं वो एसेंशियल्स हैं। नंबर 1,
किसी का किसी भी ह्यूमन बीइंग का किसी प्रॉब्लम को समझना, उसकी मौजूदगी का एहसास होना, किसी प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करना, उसकी नेचर को समझना, फिर ये क्या करना कि एबिलिटी टू होल्ड द प्रॉब्लम इन माइंड, उस प्रॉब्लम को जहन में रखना एज इट इज स्टडीड, एंड नॉट टू गेट साइड ट्रैक और लूज एंथुजियाज्म। यानी कोई प्रॉब्लम जो जिसको उसने रिकग्नाइज किया है, अब वो उसको अपने जहन में रखे हुए है और वो अब उसका हल चाहता है। वो डी ट्रैक नहीं हो रहा है, वो उसको साइड ट्रैक नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके जहन में और वो उस पर काम करना चाहता है। एबिलिटी टू रेडीनेस और टू वेंचर अ बोल्ड गेस, अब वो क्या करता है कि बोल्ड गेस या हाइपोथेसिस देता है। फिर क्या करता है, फाइनली फॉर्मुलेट करने की एबिलिटी भी रखता है कि वो पॉसिबल हाइपोथेसिस जो दे रहा है, सॉल्यूशंस दे रहा है प्रॉब्लम के, उनको उसने फॉर्मुलेट करना है फाइनली। उसके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि एबिलिटी टू एग्जामिन and evaluate critically the proposed solution or solutions of the problem. Ability and readiness to cast aside the hypothesis which has not been found a valid. अब उसमें ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो क्या करे कि वो जो हाइपोथेसिस वैलिड नहीं था वो उसको एक साइड पर रख दे। एबिलिटी टू मेंटेन एटीट्यूड ऑफ सस्पेंडेड जजमेंट्स, अब उसके अंदर ये सलाहियत भी होती है कि वो उसके अंदर सस्पेंडेड जजमेंट्स होती हैं अनटिल ऑल फैक्ट्स आर गैदर्ड, जब तक तमाम फैक्ट्स इकट्ठे नहीं हो जाते तो वो कोई जजमेंट नहीं देता। जब वो तमाम फैक्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वेट किया जाता है, सिफ्टेड होते हैं एंड एवेल्युएटेड, फिर उनको एवेल्युएट किया जाता है तो तब जाके कोई फाइनल सोल्यूशन जाता है। एबिलिटी एंड रेडीनेस टू रीचेक कंक्लूजन्स, अब जो कंक्लूजन्स आते हैं उनको रीचेक करने की भी सलाहियत होती है। तो ये तो थी रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि ये एसेंशियल्स होते हैं रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि एक एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं। एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। नंबर वन तो ये है कि जो प्रॉब्लम है वो मीनिंगफुल है, इंटरेस्टिंग है और स्टूडेंट्स के जो वर्थ वाइल फॉर चिल्ड्रन है। और दूसरा ये है कि इसका रिलेशन है लाइफ के साथ। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसको ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ भी इसका रिलेशन है। एंड इट शुड अराइज आउट द रियल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और इसने क्या करना है, स्टूडेंट्स की जो रियल नीड्स हैं उसको अराइज आउट करता हो। दूसरा ये कि प्रॉब्लम जो है, द चिल्ड्रन मस्ट पोजेस सम बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम, कि स्टूडेंट जो है उनको जो प्रॉब्लम सामना कर रहे हैं उसका कुछ बैकग्राउंड भी होना चाहिए जो कि उन्होंने डिस्कस करना है। द प्रॉब्लम शुड बी क्लियरली डिफाइंड, और ये जो प्रॉब्लम है इसको क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए। अब 7 नंबर पे जो लास्ट पॉइंट है कि द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी फाउंड आउट बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स वर्किंग अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द टीचर। अब ये बात है कि जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, वो स्टूडेंट्स ने निकालना है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर। अच्छा जी, कुछ इसके जो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। नंबर वन है कि फॉर्मेशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉब्लम है। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम है, उसकी क्या नेचर है और किस तरह से उसका हल तलाश करना है। दूसरा एक कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन है। स्टूडेंट्स ने रेलिवेंट डाटा और इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिक मैनर में इकट्ठी करनी है, और टीचर ने क्या करना है, स्टूडेंट्स के साथ कोऑपरेट करना है, स्टूडेंट्स से आपस में कोऑपरेट करना है, सजेशंस देनी है, रेलिवेंट मटेरियल इकट्ठा करना है और टीचर को पॉइंटर बताने हैं, सजेशंस देनी है। और टीचर जो है उनको कह सकता है कि वो एक्स्ट्रा बुक्स को रीड करें, और फिर आउटडोर विजिट्स भी किए जा सकते हैं। और जो तीसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, के डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। स्टूडेंट शुड बी आस्क्ड टू शिफ्ट द रेलेवेंट मटेरियल फ्रॉम द सुपरफिशियल वन एंड पुट इट इन अ साइंटिफिक वे।
और स्टूडेंट को ये भी कहा जा सकता है कि आपने डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह से इकट्ठा करना है, किस तरह से उसको टेबुलेट करना है। ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन्स एंड डिस्कशन शुड बी अरेंज्ड कलेक्टिवली एंड इंडिविजुअली विद ईच पीपल। अब ये है कि डिस्कशंस जो हैं वो हर स्टूडेंट ने इकट्ठे करनी है, इंडिविजुअली करनी है, कलेक्टिवली उनको अरेंज करना है। और पेंटन सजेस्ट करता है कि टीचर्स एम शुड बी to secure that as far as possible the essential thinking is done by pupils themselves and that their educative process produces the particular solutions। okay, students ने particular solutions जो है वो प्रोड्यूस करना है, फॉर्मुलेट करना है, जो भी और फॉर्मुलेशन करनी है ऑफ जनरलाइजेशन एट स्टेक। Care should be taken that judgments are made only when sufficient data is collection। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये है कि जो जजमेंट्स हैं सिर्फ उसी सूरत में करनी है कि जब सफिशेंट डाटा जो है वो कलेक्ट हो जाए। टेस्टिंग कंक्लूजन, जब कंक्लूजन जो है वो कंक्लूजन जो है हो जाएगा, जब कंक्लूजन आ जाएगा तो फिर क्या करना है कि उसको रीटेस्ट करना है। नो कंक्लूजन शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट बीइंग प्रॉपरली वेरीफाइड, तो उसको वेरिफिकेशन करनी है। द करेक्टनेस ऑफ द कंक्लूजन मस्ट बी प्रूव्ड। ठीक है, the student must be taught to be critical, to examine the truths which they discover, to see whether they fit all the known data। We should have our minds free from every bias in process of problem solving। कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए और जो उनका कंक्लूजन है उसको रीटेस्टिंग या उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा जी, टीचर्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, और इसमें कुछ अहम बातें हैं जो टीचर्स को मद्देनज़र रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि टीचर ने क्या करना है, जो प्रॉब्लम है उसको बहुत क्लियरली स्टूडेंट को बता देना है। दूसरे नंबर पे टीचर ने क्या करना है कि एड दैम टू कीप द प्रॉब्लम इन द माइंड, कि प्रॉब्लम को अपने जहन में रखना है। स्टूडेंट्स को ये बताना है, सिखाना है कि ये प्रॉब्लम जब उनके जहन में होगा तो तभी वो उस पर काम करेंगे, जब वो उसको अहमियत देंगे, जब उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके जो मुमकिन जो भी सजेशंस हैं वो स्टूडेंट से लेनी है और उनको एनकरेज करना है। जब वो सजेशन दे रहे होंगे तो उनको एनकरेज करना है, उनको स्टूडेंट को सिखाना है कि उन्होंने किस तरह से एनालाइज करना है डिफरेंट सिचुएशंस को, और रिकॉल करना है प्रीवियसली नोन सिमिलर केसेस एंड जर्नल रूल्स दैट अप्लाई टू गेस एनकरेजियसली एंड फॉर्मुलेट गेसेस क्लियरली। Number 4, get them time to evaluate each suggestion carefully by encouraging them to maintain a state of doubt or suspended conclusions। ये सारी बातें कि जब तक मुकम्मल डाटा जो है वो इकट्ठा नहीं हो जाता, स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे, और जब कंक्लूजन्स हो जाएंगे तो फिर उसकी वैलिडिटी को चेक करना है, और फिर क्रिटिसाइज करना है सजेशंस को बाय अपील टू नो फैक्ट्स, मिनिस्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड साइंटिफिक ट्रीटीज। Get them to organize the material by proceeding to build an outline on the board, to use diagrams and graphs to formulate concise statements of the net outcome of the discussion। जी, अब बात हो रही है कि अच्छा जी, प्रोसीजर क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में दो तरह के प्रोसीजर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है इंडक्टिव और दूसरा है डिडक्टिव। अच्छा जी, अब अगर बात करें कि ये जो मेरिट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो है, फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। It helps in stimulating thinking, it develops reasoning power, it helps to improve knowledge, it helps in developing good study habits। अब ये सारे तो मेरिट्स हैं और ये बहुत ही
हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स को थिंकिंग को स्टिमुलेट करने में, पावर रीजनिंग पावर डेवलप करने में और नॉलेज को इम्प्रूव करने में। इसके अलावा गुड स्टडी हैबिट्स डेवलप होती हैं और सोशल एक्टिविटीज़ जो है उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स जो है लर्निंग एबिलिटीज़ जो है वो उनकी इम्प्रूव होती हैं और स्टूडेंट सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं एंड दे हेल्प टू पावर ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट में एक्सप्रेशन की पावर पैदा होती है। और फिर ये कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है ये मेथड के किस तरह से उन्होंने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लर्न करना है। और जो शाय नेचर के टीचर को भी पता चल जाता है कौन से जो स्टूडेंट है वो शाय है, कौन से जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, कौन से जो बहुत एक्टिव हैं। और ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट जो है एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के व्यूज़ को जानते हैं, और मीनिंगफुल फैक्ट्स के बारे में पता चलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स के डिसिप्लिन को मेंटेन करना सीखते हैं और स्टूडेंट बिज़ी रहते हैं। और दूसरा ये कि स्टूडेंट जो है वो रिज़ल्ट्स को सिमुलेट करना सीख जाते हैं। वो सीखते हैं कि किस तरह से उन्हें लर्निंग करनी है, किस तरह से क्रिटिकल जजमेंट करनी है, कैसे अपनी ओपिनियंस को वेरीफाई करना है। इट सेटिस्फाइज क्यूरियोसिटी। और दूसरा सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा ये है कि ये क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करता है और ये फिर स्टूडेंट्स को ये सिखाता है कि किस तरह से नई सिचुएशन जो उनको सामना करना पड़े तो उसको किस तरह से फेस कर सकते हैं। कुछ डीमेरिट्स भी हैं इसके, मतलब जनरली स्पीकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटी ओनली, देयर इज़ लेस ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, small children do not possess sufficient background information and therefore they fail to participate in discussion. There is a lack of suitable references and source books for children. It involves a lot of time and the teachers find it difficult to cover the syllabus. और इसके अलावा ये कि कैपेबल टीचर्स जो है वो बाज़ात प्रोवाइड नहीं होते। और इसके अलावा देर इज़ अ डेंजर दैट द प्रॉब्लम मेथड में लीड टू द सिलेक्शन ऑफ ट्रिवियल टॉपिक्स। तो ये सारा तरीका जो था ये हमने देखा कि ये किस किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है हमारे लिए और स्टूडेंट्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो इसमें दो अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव। जो इंडक्टिव अप्रोच है इसमें क्या होता है, द इंडक्टिव मेथड इज़ अ मेथड ऑफ डेवलप। इन द इंडक्टिव मेथड द चाइल्ड इज लेट टू डिस्कवर ट्रुथ फॉर हिमसेल्फ। The various processes in the inductive method are observation of the given material, discrimination and analysis, noting differences and similarities, and classification, abstraction and generalization, and application or verification. अब ये जो inductive method है इसमें क्या होता है, the pupils are led from particular instances to general conclusions. इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास जो इंस्टेंसेस होते हैं उनसे जर्नल कंक्लूजन्स की तरफ जाते हैं, जबकि जो डिडक्टिव मेथड है उसमें जर्नल कंक्लूजन से वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। कंक्रीट एग्जांपल्स आर गिवन एंड विद देयर हेल्प स्टूडेंट्स आर हेल्प्ड टू अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन्स। इसमें ये होता है कि कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दी जाती हैं और स्टूडेंट जो है वो सर्टेन कंक्लूजन पर जाते हैं। अब साइंस अगर टीच की जाए इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस, दिस मेथड इज़ वेरी हेल्पफुल। और स्टूडेंट्स बाय एग्जामिनिंग अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन साइंस conclude that heat expands and cold contracts.
In a geometry lesson, the students, by measuring the angle of a triangle, come to the conclusion that their sum is equal to right angles. अच्छा जी, ये तो था हमारा अब तक का लेसन, और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आप आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।